इससे पहले वाले लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी किए, कंप्लीट स्टडी किए और अच्छे से उसको सारी चीज़ों को समझें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। सारी चीज़ों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस, एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एक सीक्वेंस ही है पर दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमने समझा है। तो हम जो है अब ये उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये लेक्चर 3 होने वाला है हमारा। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलिए, अब हमारा पहला प्रॉपर्टीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले पहला प्रॉपर्टीज़ है हमारा, इफ ईच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an arithmetic progression. देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि द रिजल्टिंग सेक्वेंस की बात आ रही है, यानी कि हमारा जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने कवर किया था, लेक्चर सेकंड में, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक टाइप का जो है वो सेक्वेंस है। तो सेक्वेंस है मतलब एक सेक्वेंस सेक्वेंस ही है, ठीक है। लेकिन सेक्वेंस होने के बाद भी उसका कंडीशन है कि सारे सेक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। वो सेक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है जिसका सक्सेशन ऑफ टर्म्स या कंटिन्यूएशन ऑफ टर्म्स के बीच में जो है एक कांस्टेंट डिफरेंस हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग टर्म के बीच में अलग अलग डिफरेंस हो रहा है, एक कांस्टेंट डिफरेंस होगा तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। ये हमारे पिछले सेकंड लेक्चर की बात है यहाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये भूल गए हैं या याद नहीं है तो ये वाली चीज़ों को समझने के लिए वो वाला पॉइंट याद रखना ज़रूरी है, इसीलिए मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। तो इसको समझते हैं हम वाले पॉइंट को। उसकी प्रॉपर्टीज़ का पहला प्रॉपर्टीज़ हमारा, if each term of an arithmetic progression is increased or decreased or multiplied or divided by the same non-zero number, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ईच टर्म यानी कि हर एक टर्म को, चाहे उसमें हम इंक्रीज करें यानी कि एडिशन कर सकते हैं, डिक्रीज करें यानी कि सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं उसमें, या उसमें उसी हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हर एक टर्म को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो सेम नॉन ज़ीरो नंबर से करेंगे। सेम नॉन ज़ीरो नंबर, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा नॉन ज़ीरो नंबर से हम उसको चाहे तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे वो हर एक टर्म के साथ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ना कि इफ ईच टर्म, हर एक टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका अगर हर एक टर्म चाहे तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसका मल्टीप्लाइड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो रहा है यानी कि डिवाइड हो रहा है बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस यानी कि हर एक एपी का हर एक टर्म को चाहे तो हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे सबके टर्म के साथ करेंगे। उस सब वो चीज़ करने के बाद जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा, जो मतलब इंक्रीज होने के बाद, डिक्रीज होने के बाद या फिर मल्टीप्लाइड होने के बाद या फिर डिवाइड होने के बाद जो भी हमारा आएगा, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा, वो भी एक एपी ही होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, ऐसा कह रहा है यहाँ पर। ये हमारा पहला पॉइंट है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके कि इस पॉइंट से क्या कहना चाहता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इसको एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे मान लिया कि इंक्रीज है, मान लो कि मैं यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवीजन करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो चारों में से, तो मान लो कि मैं चारों में से कोई भी एक कर सकता हूँ। तो मान लो कि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मान लो कि मैं हर एक टर्म में जो है +1 कर रहा हूँ, यहाँ भी +1 करूँगा, यहाँ भी +1 करूँगा, यहाँ भी +1 करूँगा, जो भी करूँगा सारे टर्म के साथ करूँगा, चाहे इंक्रीज करूँगा, डिक्रीज करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा, जो भी करूँगा सबके साथ करूँगा। तो मैं एडिशन कर रहा हूँ हर एक टर्म के साथ, इंक्रीज एडिशन। तो यहाँ पे हर एक में +1 कर रहा हूँ तो मेरा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा +1 करने के बाद, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। ये रिजल्ट है ना हमारा। ये जो है मतलब रिजल्टिंग सीक्वेंस, ये क्या चीज़ है, ये जो वर्ड है ना रिजल्टिंग सीक्वेंस, तो ये हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस है। यानी कि जो हमारा अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसमें मैंने इंक्रीज किया, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, उसमें डिवीजन भी कर सकते हैं। तो मैं चारों में से कोई भी एक कर सकता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एडिशन कर रहा हूँ, यानी कि इंक्रीज कर रहा हूँ एक +1 के साथ हर एक टर्म को। करने के बाद जो हमारा उसको सॉल्व करेंगे, हर एक टर्म में +1 करेंगे तो हमारा ये रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा। अब जो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा तो ये भी एक एपी है। ये यही इस पॉइंट में यही कहना चाह रहा है कि एपी के किसी भी टर्म को अगर आप
चाहे तो इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें, तो जो है वो जो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी एपी ही होगा। यही कहना चाह रहा है इस पॉइंट से। मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि जैसे कि ये वाला है, इसको अगर मैं मान लो कि हर एक टर्म को डिवाइड करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से भी डिवाइड करूंगा 2 से। तो अगर हर एक टर्म को मैं ये वाला को ये वाला इसको एपी को, ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं हर एक टर्म को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारा डेफिनेट सीक्वेंस आएगा 5 4 3 2 1, यानी कि 5 4 3 2 1। ये हमारा डिवीजन करना है, हर एक टर्म को अगर 2 से डिवाइड करना तो ये मेरा रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा। तो इस पॉइंट में कह रहा है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा ना, अगर आप डिवीजन कर रहे हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जिस जो भी कर रहे हैं, और सेम नॉन जीरो नंबर से कर रहे हैं, टू नॉन जीरो है ना, तो सेम नॉन जीरो नंबर से अगर आप कर रहे हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा ना वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। तो ये जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस आया ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। और ये कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या 5 4 3 2, ये तो मतलब ये है ना कि दो टर्म के बीच में वो इनका डिफरेंस, इसके भी बीच में वन का डिफरेंस, इसके भी बीच में वन का डिफरेंस, इसके भी बीच में वन का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस हमारा वन है। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो वही था ना कि ऐसा हम ऐसा सीक्वेंस लेंगे जिसके हर एक टर्म का जो डिफरेंस होगा कांस्टेंट होगा। तो हर एक टर्म के बीच में वन है, हर एक टर्म के बीच में वन आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब, यहाँ कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर दो टर्म के बीच में वन आ रहा है तो तीसरे ये मान लो कि ये दोनों के टर्म के बीच में वन आ रहा है तो इसके बीच में वन आएगा, इसके भी बीच में वन आएगा, इसके भी बीच में वन आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट डिफरेंस का यही कहने का मतलब है कि हर एक टर्म के बीच में जो भी आएगा तो सेम आएगा। कांस्टेंट डिफरेंस कहने का मतलब यहाँ है, एक होता है ना कांस्टेंट जो होता है ना, मतलब एक होता है कि एक्स हो गया वेरिएबल, एक होता है कि कांस्टेंट 1 2 3 1 2 3 ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट तो है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैं कांस्टेंट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं समझना पड़ेगा कांस्टेंट नंबर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब होता है कि हर एक टर्म के बीच में जो है जो भी आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा हर एक टर्म के बीच में आएगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हूँ, सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, दो एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया। तो अगर आपको इनकेस नहीं समझ में आता तो आप जस्ट बैक करके आप देख सकते हैं इसको फिर से, या फिर इसको मैं कहूँगा कि इसको पहले आप अब जो अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, इसको 2 बार रीड कीजिए 10 मिनट 5 मिनट, फिर उसको फिर से लेक्चर को देखिए, 110% समझ में आएगा। तो हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टीज है, सेकंड प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि इफ थ्री नंबर्स, नंबर्स और टर्म्स, ये भी ना नंबर्स और टर्म्स लिखा हूँ मैं, चाहे नंबर कहो या टर्म कहो, यानी कि ये एक टर्म है या एक नंबर है, ये एक टर्म है या एक नंबर है, तो ये ऐसे कहने का मतलब है। इसलिए इफ थ्री नंबर्स और टर्म्स आर इन एपी, मान लेते हैं कि तीन नंबर अगर एपी में है तो वो तीनों नंबर हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा। यही वाला है हर एक जी, हर एक थ्री नंबर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये आपका अप्लाई होगा। ठीक है, हर एक यानी कि हर एक आपको इसको याद रखना है। तो जब भी तीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा ना तो वो ये तीनों जो है, इस तीनों का इक्वल करके यहाँ से ए और डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डी कॉमन डिफरेंस है और ये है मतलब टर्म, ये मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखा हूँ कि फर्स्ट टर्म अगर मेरा 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, तो यहाँ पे मैं ये है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है। तो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ए माइनस डी है ना, तो यहाँ पे ए माइनस डी कर रहा हूँ। ए की वैल्यू तो 4 आई ना, हमारी ए की वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो ए की जगह मैं 4 रख रहा हूँ माइनस डी, और इस टर्म की वैल्यू 2 है तो इज इक्वल टू 2 कर रहा हूँ। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे ना तो डी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से मतलब हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। और जब कभी भी अगर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो वो तीन टर्म अगर दिया हुआ है तो तीनों टर्म को हम इस तरह से इक्वल भी कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और तीन टर्म लिखा भी जाएगा, कभी आप अगर कई सारे प्रॉब्लम में आपको लेट करना होता है ना, तीन टर्म को लेट करना है तो ये ऐसे ही किया जाएगा, यही तीनों टर्म लेट किया जाएगा, इसको प्रॉपर याद करना है। उसी तरह से अगर इफ फोर टर्म्स और नंबर्स आर इन एपी, अगर चार टर्म्स या चार नंबर एपी में आ जाएगा तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, ये वाला आपको याद करना है।
बिल्कुल इस नंबर को याद करना कि जब कभी भी अगर हमारे एपी में 4 नंबर या 4 टर्म आ रहा है ना, तो उसको इसी तरह ही लिखा जाएगा। क्लियर है? ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा। ठीक है? ये याद करने की चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ नहीं है आपको। इसका जो एप्लीकेशन है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, जब आप मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाऊंगा ना, तो वहाँ पे अगर उस तरीके की हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग 4 टर्म या 3 टर्म को जब लेट करते थे, या तो कैसे ये सारी इस तरह से लेट करते थे, तो क्यों लेट करते थे, उस चीज़ों को वहीं पे क्लियर होगा। फिलहाल के लिए आपको समझना है कि जब भी 4 टर्म एपी में आएगा तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा, और इसको आपको प्रॉपर तरीके से याद करना है। मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए होती है, तो घबराने की बात नहीं है। हमारा जो है फोर्थ प्रॉपर्टीज है थीमेटिक प्रोग्रेशन का, कि अगर ये 5 टर्म, 4 टर्म था, 5 टर्म आ गया, तो अगर 5 टर्म आएगा ना, तो वही वही सारी बात है जो 3 और 4 में था। तो 5 टर्म आएगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये पहला टर्म हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मतलब इसको याद करना है, इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं। इसको मैं समझाऊंगा, न्यूमेरिकल जब आएगा ना, मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, या उसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर नहीं याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बैठेगा, तो याद रखना मस्ट है, आपको याद करना ही होगा इसको। तो आप जब कभी भी एपी में 5 नंबर या 5 टर्म आएगा ना, तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब फिर फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि 6 टर्म्स वही वाली चीज़ है। तो बस 6 टर्म को इस तरह से लिखा जाएगा, ये याद करने की चीज़ है, ये समझ में आ जाएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको याद कर लेना है कैसे। A-5D है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। यार मतलब देखो ना, सीरियली आपको देखना, सिर्फ ध्यान से देखना है कि क्या अप्लाई हो रहा है। A-5D है, A-3D है, A-D है। इसमें याद करना क्या है, बस देखना है कि हाँ, जब 6 टर्म आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से किस तरह से कम होता जा रहा है, फिर पहला याद रखना, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें तो अपने आप आ जाएगा। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना कि ये कैसे जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हर जगह बस क्या हो रहा है कि -D जो है ना कम हो रहा है, -D बस। माइनस यहाँ पे जो है, हर एक टर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है कि +D के जो है ना, +2D ये ऐड हो रहा है हर एक टर्म में। इसमें भी +2D ऐड हो रहा है, +2D ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें भी +2D ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें +2D ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें +2D ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। +2D ऐड करेगा, इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है बस। और यहाँ पे 2D नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ D ऐड हो रहा है। डी सिर्फ डी हो रहा है, डी हो रहा है ना। ए आ गया, ए में डी, और इसमें D+D ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसमें डी हो रहा है। बस ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, बाकी तुम्हें चीज़ें जो है ना, ऑब्जर्वेशन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है यार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 है। चलिए 6 को समझते हैं हम लोग, कि प्रॉपर्टी नंबर 6 इसमें कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस इतनी सी तो बात है यार। बस हमें ध्यान में ये रखना है कि जब हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें क्या समझने के लायक है क्या? इतना है, इसमें मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये तो पूरा एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में को आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसमें क्या समझोगे, बस इतना समझो कि कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जीरो भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। वही चीज़ है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जीरो भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, चलिए हम अगले टाइम की तरफ जाते हैं, अगले प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। चलिए, अगले प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं कि sum of the two terms of an AP को वहाँ देता हूँ, equidistance from the beginning and end is constant and is equal to the sum of the first and the last terms। इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि sum of the two terms of an AP equidistant from the beginning and end। मान लो कि कोई एक एपी है, एपी का एक टर्म को हम चूज करते हैं बीच में से कोई भी, और उसके दोनों साइड से अगर हम दो टर्म लेंगे जो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, फॉर बिगिनिंग और इन से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। वो जो होगा ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स के कांस्टेंट के बराबर होगा। फिलहाल जो है ना, आपको ये वाली चीज़ जो है, इसको ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, इसका यूज़ होगा, आपको फॉर्मूला की समझिए, इसको इसको याद करना है। और मैं इसको समझाता हूँ, और आगे भी इसका एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो है कि सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी, हम सम करेंगे टू टर्म का, एक एपी के टू टर्म का अगर हम सम करेंगे,
और वो जो टर्म होगा ना, वो टर्म के बारे में बात हो रहा है कि वो जो भी दो टर्म होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड। शुरू से और आखिर से जो होगा ना इक्वी डिस्टेंस होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर शुरू से हम फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो एंड से भी हम फोर्थ टर्म ले रहेंगे, तो वही होता है इक्वी डिस्टेंस का मतलब। वही वही चीज़ कहना चाह रहे हैं। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स। ये वाला जो चीज़ जो है, ये वाला जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसको ऐसे बॉक्स बना के आपको स्टार यानी कि इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार लगाया यहाँ पे। तो उसको याद करना है। मैं इसको आगे आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक, मान लेने ये एक एपी है, मानना नहीं ये एक एपी है, क्या माने जब है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उस पॉइंट से ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं ये टर्म ले रहा हूँ, सेकेंड टर्म यहाँ से, और इधर से सेकेंड तो इधर से भी सेकेंड होगा, फर्स्ट सेकेंड, तो इधर से आखिरी टर्म सेकेंड टर्म फर्स्ट, इधर से आखिरी, अगर एंड से तरफ इधर से अगर जाए एंड की तरफ से, तो फर्स्ट सेकेंड होगा ना कि नहीं होगा। तो अगर हम ये दोनों टर्म का अगर हम सम करते हैं, तो वहाँ पे उस पॉइंट में यही कहना चाह रहा था, अगर इस टर्म का अगर ये दोनों टर्म का अगर हम सम करते हैं, कितना 16 आ रहा है कि नहीं। और यही जो टर्म है ये जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म की सम के बराबर भी होगा। तो मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को भी सम करके दिखाया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट और लास्ट को मैं कनेक्ट किया हूँ, अगर सम कर करेंगे तो 16 आएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी दो टर्म के लिए आप 6 और 10 को लेते हैं, 6 और 10 कितना हो गया, दोनों इक्वी डिस्टेंस में, इधर से भी ये थर्ड में आता है, इधर से भी ये थर्ड में आता है, तो इक्वी डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ दोनों, फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड से इक्वी डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो दोनों का सम करें 16 आएगा। जब ये 16 आएगा ना, तो उस पॉइंट में यही था कि जो जो टर्म होगा, जो इक्वी डिस्टेंस में, जो बिगिनिंग से और एंड से जो इक्वी डिस्टेंस जो टर्म होगा, दोनों का अगर सम करेंगे ना, तो वही सम जो है हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। तो ये तुम्हारा थर्ड में है, इधर से ये थर्ड में है, 6 जो है इधर से थर्ड में है, और 10 जो है इधर से किस साइड से थर्ड में है। दोनों का सम करेंगे तो 16 हुआ। तो और ये 16 हो गया, और फर्स्ट टर्म का कितना 2, सेकंड लास्ट टर्म कितना 14, दोनों का सम करेंगे कितना हो 16, 16 इक्वल होगा ना, उस पॉइंट में यही कहना चाह रहा था। तो यही वही चीज़ यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिखा हूँ, ये वाले पॉइंट को, ये वाला फॉर्मूला का आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, उसको आपको याद रखना है। और अगर पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप बैक करके उस पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, फिर इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे और भी है कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि के टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर हमें केथ टर्म मतलब कुछ भी, के जगह में कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट तो क्या ही लें, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 10th 15th 16th केथ, यानी कि कुछ भी के की जगह में क्या है, ये वेरिएबल है, इसके जगह में कुछ भी हम ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि केयर टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर केयर टर्म आखिरी से अगर हमें कोई केयर टर्म निकालना हो ना, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है कि n-k+1, 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 ये फॉर्मूला, इसको याद रखना है। केयर टर्म निकालने का फॉर्मूला है, मतलब फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से, फ्रॉम द लास्ट। अगर आपको एंड के साइड से, यानी कि इस साइड से, यानी कि इस साइड से अगर आपको केयर टर्म निकालना, आखिरी का फ्रॉम द लास्ट, यानी कि आप एंड की तरफ से अगर आपको केयर टर्म निकालना, तो ये वाली चीज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एन प्लस की एन, यानी कि जितना भी नंबर ऑफ टर्म रहेगा जिस उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसकी वैल्यू एन हो जाएगी। तो मैं यहाँ आपको इसी पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारा जो है कि ये जो है मान लो सेकेंड टर्म है। अगर सेकेंड टर्म का है, तो सेकेंड टर्म में क्या होगा, 4 होगा या फिर 12 होगा। अब कहोगे कि 12 तो 6 टर्म है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कह रहा है कि केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये जो आएगा ये रिजल्ट बिगिनिंग में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो हम आखिरी की तरफ से इस साइड से लेंगे कि हमारा इस तरफ से सेकंड टर्म कौन सा है, 12 है। सेकंड टर्म क्या है, 12 है हमारा, एट साइड से, यानी केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट। आखिरी की तरफ से हमारा ये सेकंड टर्म आएगा। तो सेकंड टर्म में जब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा इसमें कितना है, 7 है, 7 -2, 2 क्यों, देखो
एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 7 दे दिया मैंने, और माइनस के किया हूँ यानी कि 2 2 क्यों किया हूँ भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे के को सेकंड टर्म माना है ना, आखिरी से सेकंड टर्म माना ना, इसीलिए के की जगह में 2, और ये +1 तो फॉर्मूला का है, जब दोनों का इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारा 6 टर्म का ये जो आएगा ना, ये 6, ये जो रिजल्ट आएगा ये फ्रॉम द बिगनिंग है, यहाँ रिजल्ट में फ्रॉम द बिगनिंग है, लेकिन हम माने कि इसको फ्रॉम द एंड को। तो हमारा ये केथ टर्म जो है, केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से सेकेंड, और यह जो है हमारा रिजल्ट में आ रहा है, ये है टर्म, टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो ये 6th आ रहा है, तो 6th से हम जाएंगे, तो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आया ना मेरे पर। ये हमने आखिरी से भी सेकंड माना था इसको 12 को, और जैसे बिगनिंग से जब हमारा यहाँ पे सॉल्व करके 6 आया, तो इधर से 6 टर्म देंगे तो वही आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा, जब दोनों साइड से सेम आ रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है कि केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से हमने केथ टर्म को यानी कि लास्ट से मैंने सेकंड माना है, केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इधर से जाएंगे सेकंड मेरा 12 होगा, जब और इज द, जब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू, 7 हो गया एन टोटल टर्म, नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 7 हो जाएगा, के तुम्हारा मैंने माना है कि आखिरी से सेकंड, इसलिए के की वैल्यू 2 लिया हूँ यहाँ पे, देखो के की वैल्यू 2 -2 कर दिया, ये फॉर्मूला का +1 यानी कि 6 आ गया, जब ये 6 आ गया तो ये क्या है, फ्रॉम टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फिर बिगनिंग से हम छठा टर्म देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इधर से सेकंड इधर से सिक्स, है ना, इक्वल, इक्वल का साइन दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा ये। अब हमारा नाइन्थ प्रॉपर्टीज आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि एनी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ईच टर्म, एनी टर्म यानी कि कोई भी टर्म एपी का इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। तो उसको लैंग्वेज से समझ में आ गया है नहीं आया आपको, तो मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल लेके भी, मैं और भी समझाता हूँ उसको। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ए एन है इज इक्वल टू हाफ, और ए एन माइनस के प्लस ए एन माइनस के, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर से एक बार लैंग्वेज रीड करके आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि देखो ये 6th कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, शुरू से तीसरा टर्म है 6th, तो एंड से भी हम तीसरा टर्म लेंगे 10, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 हाफ इज इक्वल टू 8, 16 का आधा 8 ही होगा ना, तो ये 8 आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि एनी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। तो मान लो कि यहाँ पे जो है ना, एनी टर्म जो है ना, एनी टर्म ऑफ एन एपी, एनी टर्म ऑफ एपी, तो मान लो कि वो एनी टर्म है, मैं उसको 8 को मान रहा हूँ कि 8 जो एनी टर्म की जगह में मैं 8 मान रहा हूँ, कि यही वाला जो 8 है ना, ये वाला, यही मेरा जो है, यानी कि ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ है ये टर्म जो है, इसकी वैल्यू जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। तो इससे इक्विडिस्टेंस में कौन है, ये इधर में, एक इधर में, इक्विडिस्टेंस में, एक पीछे जाएंगे तो इधर जाएंगे, दोनों बराबर में है कि नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं कि इधर से 6 दे रहे हैं तो इधर से हम 12 दे रहे हैं, तो इक्विडिस्टेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके एक टर्म कम हो रहा है, इसके जस्ट एक टर्म बढ़ होती है, इक्विडिस्टेंस होगा, दोनों का सम करेंगे, दोनों को उसका हाफ करेंगे तो 8 आएगा ना, वही कर रहे हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। और अगर इसको 8 मान लिए, अब अगर यहाँ से मैं ऐसे भी लूँ कि यहाँ 4 एंड यहाँ से मैं ले रहा हूँ 12 को, दोनों का कितना होगा, 12 और 4 कितना चलेगा, 16, 16 का आधा करेंगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, वही आएगा, आएगा ना, वही आएगा। अगर चलो मैंने 8 माना था, अब मानते हैं कि वो टर्म जो ना, एनी टर्म ऑफ एन ए बी, अब मान लेते हैं कि 6 है, तो 6 पे उसी तरह से इक्विडिस्टेंस अगर लेंगे, एक इधर तो एक इधर भी लेंगे हम, 8 से 12 है, उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का आधा 6 है ना। इसी तरह से अगर यहाँ 6 है, तो मान लो कि जैसे दो टर्म ले रहे हैं, एक एक दो दो पीछे ले रहे हैं,
तो यहाँ पे 2, तो 2 इस साइड है तो 2 इस साइड भी लेना पड़ेगा, 1 2, यहाँ पे 10 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 का आधा 6, है ना, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इफ एनी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द half of the terms, half of the sum of the terms which are equidistant from it। कहना चाह रहा है कि अगर आप एपी के किसी भी टर्म को चुनते हैं या फिर किसी भी टर्म एपी का, वो जो है उसके आजू बाजू में जो टर्म है इक्विडिस्टेंस में, जो उसके आजू बाजू में जो भी टर्म है इक्विडिस्टेंस में होना चाहिए, तो वो दोनों के सम का आधा है वो। तो वही तो कह रहा है ना, यहाँ 8 लिया, उसका आजू इसका आजू बाजू में इधर 6 है तो इधर 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 का आधा 8, उसके बराबर हुआ कि नहीं, आधा उसके बराबर है उस टर्म का। तो यहाँ पे टर्म तुमने 8 माना था ना, उसके आजू बाजू को जोड़ा तो 16 हुआ, 16 को आधा किया तो 8 हुआ, 8 हुआ और 8 और इधर से ये तो 8 है ही, जोड़ने के बाद आधा किया तो 8 हुआ, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं, 8 और 8 बराबर होता है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि any term of an AP is equidistant to the sum of the terms which are equidistant, any terms of an AP is equal to the half of the sum of the terms which are equidistant from it। तो क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे एक चीज़ है कि के जो है ना हमेशा n से स्मॉल होना चाहिए, कंडीशन है। एक हमारा इस लेक्चर का आखिरी प्रॉपर्टीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी तक तो यही 10 ही प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, और आगे अगर कभी आता है मेरे नज़र में तो मैं आगे फिर बता दूंगा कि ये भी प्रॉपर्टीज है। फिलहाल तो मैं 10 ही लिखा रहा हूँ कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, मान लो कि ए बी सी ए पी में है, ए पी में है तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हो गया। तो ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बीच वाला टर्म है ना, तो 2b, बस ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है ना, बस इससे पहले वाला प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है ना, वही चीज़ है। लेकिन ये जो है एक स्पेशल बना के इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है ना ये कई बार आता है, अक्सर जगह में ये चीज़ आ जाता है, इसलिए इसको मैं स्पेशल पॉइंट बना के बता रहा हूँ। ए बी सी जो है अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर आप बीच वाले टर्म को 2b करेंगे और दोनों का सम करेंगे ना तो बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेके समझाता हूँ आप लोग कि 2 4 6 ए बी सी, मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है एपी में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में, तो अगर मैं 2b करूँगा, जैसे फॉर्मूला के साथ 2b करूँगा तो वो ए प्लस सी के बराबर होना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं, 2 × 4, ए के जगह में 2, सी के जगह में 6, है ना 8, है ना बराबर, इधर भी 8 तो इधर भी 8। बस यही वाला स्पेशल पॉइंट है, बहुत ही आसान है यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आता है ना तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर एक प्रॉपर्टीज़ को अपने नोटबुक में, अपने जो आपका लेक्चर नोटबुक है उसमें अच्छे से फेयर तरीके से नोट कीजिए और उसको एक बार रीड कीजिए। आपको रीड कीजिए, रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या लेक्चर में देखे थे, उसको रिमाइंड करो, हल्का जितना भी आ जाए, जरूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें रिमाइंड कर पाए हम, जितना भी आ जाए थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत उसको अपने नोटबुक में अच्छे से पढ़ लिए, उसको रीड कर लिए। उसके बाद जो है फिर से इस लेक्चर को एक बार देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, ऐसा था। तो मतलब ये एक जो है ना स्टडी करने का जो है ना, चीज़ों को समझने का एक आसान तरीका होता है कि इसको कंटिन्यूअसली करना है, ऐसा नहीं कि मतलब एक आज कर रहे हैं तो कल करें, इतना भी गैप नहीं देना। नोट कर लिए, आधा घंटा अपने नोटबुक को देखिए आप, उसके बाद जो है आधे घंटे बाद फिर से इस लेक्चर को देख लीजिएगा, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ गया ना तो फिर आपको न्यूमेरिकल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा यार, चीज़ें समझ नहीं आती, ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रॉपर्टीज़ तो हो गया, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।